गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने एक क्वेश्चन दिया था, अब जो कल वीडियो अपलोड किया था उसमें एक क्वेश्चन दिया था और वो भी लास्ट में दिया था एकदम वीडियो ख़त्म होने के बाद। और मैंने कहा था कि इसका आंसर जिसको भी जो पता हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन किसी ने इसका आंसर नहीं दिया, उसका आंसर नहीं दिया। इससे ये पता चलता है कि आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हो, नहीं तो उसका आंसर आप ज़रूर देते। तो आज वो क्वेश्चन दोबारा मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बताऊंगा, तो आज उसका आंसर बताना था मुझे, लेकिन आंसर अभी नहीं बताऊंगा। आज आपको वीडियो के लास्ट में फिर वो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा और आप इस वीडियो के नीचे आप पहले तो ये बताएंगे कि आपका इसमें इस टेस्ट में कितना नंबर है, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो बताएंगे, फिर हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए फिर टेस्ट शुरू करते हैं। आज के टेस्ट में आपको मिलेगा भूगोल और अर्थशास्त्र, इकोनॉमी पढ़े होंगे कुछ। चलिए देखते हैं कितना आता है आपको। चलो भूगोल से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें। ट्रांस साइबेरियन रेलवे टर्मिनल है, ये जो ट्रांस साइबेरियन आप नाम सुने होंगे, ये किसके किसके बीच में ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मॉस्को और व्लादिवोस्टोक। दूसरा ऑप्शन है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। तीसरा है मॉस्को और क्रास्टानो क्रास्नोयार्स्क। और चौथा ऑप्शन है सेंट पीटर्सबर्ग और क्रास्नोयार्स्क। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक है। और ये कहाँ पर है, ये रूस में। आप जानते हो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक यह फैला हुआ लगभग 92,000 किलोमीटर लंबा ये है, इसलिए ये सबसे बड़ा गिना जाता है। सॉरी, 92,000 नहीं है, 9,200 है। 9,200 किलोमीटर तक ये इसकी ट्रेन की लंबाई है, मतलब ट्रेन की नहीं, पटरी की लंबाई है। तो रूस के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, तो ये सबसे बड़े में गिना जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल नॉलेज के लिए भी आपके ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये आपको वैसे भी वन लाइनर में भी मिलता होगा, इसलिए ये सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बी सही है। आपको उस मैप में मैं दिखा देता हूँ। मैप में देखिए रूस है, ये देखिए ये रूस है। और ये जो ट्रांस साइबेरियन आप रेल मार्ग के बाद अभी क्वेश्चन हल कर रहे थे, जो व्लादिवोस्टोक से गया है व्लादिवोस्टोक तक, वो शुरुआत कहाँ से होता है, यहाँ से शुरू होता है। आप जब कभी रूस को पढ़ेंगे ना तो वो देखेंगे आप, ये ऐसे गया हुआ है, ये गया हुआ है और यहाँ किनारे तक आया हुआ है। इतना लंबा रेल लाइन है, यही सबसे बड़ा रेल लाइन है, इसलिए पूछा गया था आपसे। और पता भी होना चाहिए आपको, ये वैसे भी जनरल क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप जियोग्राफी ढंग से पढ़े होंगे तो आपको कुछ रेखाओं के बारे में बताया गया होगा कि समान गहराई वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहते हैं। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। बराबर अंतरालों पर ऊंचाई वाले स्थानों को, मतलब कि समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है हैस्यूर, दूसरा है कंटूर, तीसरा है स्पॉटलाइट, चौथा है आइसोसोम आइसोम। सोचें। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, कंटूर रेखाएं होती हैं जो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं। आप भूगोल में इसको जरूर पढ़े होंगे। और भी इसके साथ बहुत सारी रेखाएं हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए जानी जाती हैं। इसे अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा दूंगा आपको। कंटूर बराबर अंतरालों पर ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती हैं। आइसोहेल रेखाएं ये समान धूप वाले स्थानों को मिलाती खींचती हैं। आइसोथर्म रेखाएं मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने के लिए खींची जाती हैं। सब काल्पनिक रेखाएं, ध्यान से रहिएगा। एक और है आइसोहाइट, ये रेखाएं समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती हैं। जनरली आप पढ़े होंगे भूगोल में सब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन कोशिश करिएगा सही हो जाए। खट्टे फलों की कृषि कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आती है। जो खट्टे फलों की कृषि होती है, किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन है रोपड़ कृषि, मिश्रित कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, सहकारी कृषि। चलिए आपको आंसर बताते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की कृषि की जाती है। भूमध्य सागर के बारे में आपको पता होगा। भूमध्य सागर के आसपास जो देश हैं वहाँ पर बड़ी मात्रा में अंगूर का उत्पादन होता है और उनसे शराब बनाई जाती है। चलिए हम आपको कुछ देश दिखाते हैं जो भूमध्य सागर के आसपास हैं, और वहाँ की जलवायु जैसी है वैसी जलवायु जहाँ जहाँ भी होती है वहाँ पर इस प्रकार की, मतलब खट्टे फलों की कृषि की जाती है, मतलब कि खट्टे फल वहाँ पर पैदा किए जाते हैं। ये मैप देखिए, मैं इसको जूम करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। दिख रहा होगा आपको ये पूरा। यहाँ पर देखिएगा ये वाला पार्ट ये है, देखिए मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर है। यहाँ की जैसी जलवायु है, अगर ऐसी जलवायु कहीं और मिलेगी तो वहाँ पर खट्टे फलों की कृषि बड़ी आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पर इटली है,
यहाँ फ्रांस है, आप जानते हो फ्रांस में शैंपेन बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ पे अंगूरों की खेती बड़े स्तर पे होती है, इटली में, फ्रांस में, स्पेन में, और यहाँ पर इनसे शैंपेन मतलब शराब बहुत बनाया जाता है। तो ये इस टाइप की जलवायु जहाँ मिलती है वहाँ पर खट्टे फलों की खेती बड़ी आसानी से हो जाती है। तो वही पूछा गया था, तो किसके लिए मतलब किसके लिए वो जानी जाती है, जानते रहेगा। खट्टे फलों की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जियोग्राफी का ही है। क्वेश्चन है, कितनी यामोत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा तिथि निर्धारित रेखा की जाती है। मतलब कि क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा फिर से। क्वेश्चन है, कितने यामोत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन देखिए, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन ये। 90 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 180 डिग्री। आप भारत का मैप देखेंगे, भारत का नहीं विश्व का मैप, विश्व के मैप में बीचों बीच जो रेखा जाती है, देशांतर रेखा, ये निर्धारित करती है समय को। इसके इस तरफ ढेर सारे देश हैं, इस तरफ, क्योंकि यहाँ से ये होता है सूर्य इधर से निकलता है और पहली रोशनी इधर पड़ती है जापान में, और ये पृथ्वी अगर ऐसे घूम रही है, धीरे धीरे ये वाला इतना भाग पीछे जाएगा तो ये वाला भाग सामने आएगा। तो जब ये वाला भाग सामने आएगा तब तक आधी पृथ्वी पीछे जा चुकी होगी। तो यहाँ पर फिर से दिन माना जाता है कि दिन निकल रहा है, और इस आधी पृथ्वी के लिए फिर से सूर्य उदित होता है। अतः यहाँ का एक दिन आगे चलता है, यहाँ का एक दिन पीछे चलता है। अतः अगर यहाँ पर रविवार है तो यहाँ पर शनिवार होगा, अगर यहाँ पर मंगलवार है तो यहाँ पर सोमवार होगा। मतलब ये है कि इधर कोई देश है और इधर कोई देश है। ध्यान समझिएगा इस बात को। तिथि निर्धारक रेखा बीचों बीच गई है पृथ्वी के, और इधर कोई देश है और इधर कोई देश है। तो इधर के देश में अगर इधर से कोई आदमी आएगा तो उसके समय में एक दिन बढ़ जाएगा, और इधर से कोई इधर जाएगा तो उसके समय में एक दिन घट जाएगा। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके इस तरफ कौन से देश हैं और इस तरफ कौन से देश हैं। आइए मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये पूरी पृथ्वी तो आपको दिख रही है। पूरी पृथ्वी को जो 0 अंश गई है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो ऐसे गई है। मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसे गई है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटी है। इसका मतलब क्या है कि इसके इस तरफ, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। अब देखिएगा कहाँ से गई थी, फिर से मैं खींच देता हूँ। ये ऐसे आई थी, ऐसे। इसका मतलब क्या है कि इसके इस तरफ जो देश है और इस तरफ जो देश, जैसे यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पर ब्राज़ील है, यहाँ पर वेनेजुएला है, और इसके यहाँ पर देखिए आप तो मिल जाएगा आपको मोरिटानिया है, और इस तरफ आएंगे तो लीबिया है, सऊदी अरेबिया है। तो इस तरफ के देश और इस तरफ के देश में अंतर ये है कि अगर इधर से कोई आदमी निकल के इधर चला जाए तो उसका एक दिन बढ़ जाता है, अगर इधर से निकल के इधर आ जाए तो एक दिन घट जाता है, क्योंकि यहाँ दिन पहले चलता है, यहाँ दिन बाद में चलता है। आपको भूगोल में समझाया गया होगा, नहीं समझाया गया होगा, ध्यान से एक बार फिर से अपनी किताब पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ध्यान से देखें। ऑप्शन है, काजू का छिलका, चिड़ का पेड़, यूकेलिप्टस का पेड़, सिनकोना का पेड़। चलिए आपको इससे बताते हैं। तारपीन का तेल मिलता है, ऑप्शन बी सही है, चिड़ के पेड़ से। और काजू की बात करें तो काजू सबसे ज़्यादा केरल में उत्पादित किया जाता है। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी मानते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पृथ्वी से पानी पीता है। और सिनकोना की छाल से तो आप जानते हो मलेरिया की दवा बनाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब थोड़ा संभल के आंसर दीजिएगा। आगे के 5 क्वेश्चन इकोनॉमी से हैं, अर्थशास्त्र से हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना है, इसको क्या बोला जाएगा। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति। गलत नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी बहुत बेहतर तरीके से आपको बताया गया है, प्लस आप खुद भी अगर कहीं पढ़े होंगे तो उनको भी ये पढ़ाया गया होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छे से ही पढ़ाई जाती हैं जहाँ भी पढ़ाई जाती हैं। चलिए ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, विमुद्रीकरण बोलते हैं। पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहा जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत में क्या विमुद्रीकरण हुआ है, अगर हुआ है तो कब हुआ है, और नहीं हुआ है तो जैसे नहीं हुआ है आपका आंसर हो जाएगा नहीं, लेकिन अगर हुआ है तो कब कब हुआ है। तो विमुद्रीकरण क्या भारत में हुआ है कि नहीं, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस है, मुद्रा पूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी,
दूसरा ऑप्शन है निर्यात की तुलना में आयात में कमी। तीसरा ऑप्शन है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। मुद्रा संकुचन, संकुचन का मतलब समझते हो ना, सिकुड़ जाना, इकट्ठा हो जाना, कम हो जाना। अगर मुद्रा कम है तो मतलब क्या है कि माल और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। अगर मुद्रा कम है तो इसका मतलब मुद्रा संकुचित है। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए बैंक बनी और बैंक बनी, सरकार बनी। सरकार का पीएम बोला कि बैंक से, मान लो ये केंद्रीय बैंक आरबीआई है, आरबीआई से बोला कि मार्केट में 100 रुपये की गेहूँ मौजूद हैं। मतलब कि 100 रुपये के गेहूँ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक मार्केट में जो लोग हैं, मार्केट में पैसा नहीं है। मान लो मार्केट में शुरू में जब देश बना, मार्केट में पैसा नहीं था। तो सरकार जब अगर कोई बनेगी, सरकार को पैसा लाना है मार्केट में, तो आरबीआई के पास जाएगी और बोलेगी कि सर अभी मार्केट में कोई रुपया नहीं चल रहा है, लोग कमोडिटी मतलब वस्तुएं बदल बदल कर व्यापार कर रहे हैं। मतलब कि गेहूँ दे के चावल ले लेते हैं या फिर दाल ले लेते हैं। तो मतलब वस्तुओं से बदल बदल कर व्यापार कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में कुछ पैसा डाल दें तो वो पैसे से व्यापार करें। तो आरबीआई क्या करेगी, पूछेगी कितने का गेहूँ है मार्केट में, बताएंगे 100 रुपये का, तो 100 रुपये के नोट वो गेहूं के नाम पे डाल देगी और 100 रुपये के नोट वो चावल के नाम पे डाल देगी। मतलब जितनी जितनी वस्तुएं होंगी, जितनी जितनी रुपए के, उतने ही रुपए डाल देंगे। अब क्या करेंगे कि ये उतने में व्यापार शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब जितने की ये वस्तुएं, उतना का पैसा मार्केट में आ गया है। उस पैसे से अब खरीदने लगेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अगले साल गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, 100 किलो से ज़्यादा हो गया, 200 किलो हो गया। तो अब क्या करेंगे, 100 किलो का जो बढ़ा है गेहूं का उत्पादन, उस 100 किलो के लिए अलग से नोट छाप के मार्केट में डालना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, नोट कम पड़ जाएंगे और वस्तुएं ज़्यादा हो जाएंगी। तो जब नोट कम पड़ जाएंगे, अगर वस्तुएं ज़्यादा हो जाएंगी, तो क्या होगा, मुद्रा कम हो जाएगा, मुद्रा का संकुचन हो जाता है। तो वही चीज़ तो यहाँ भी समझाई जा रही है। यहाँ देखिए, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी है, मतलब मुद्रा कम है। और ध्यान दीजिएगा, जब मुद्रा कम होता है तो मुद्रा का दाम बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, जो चीज़ें कम होगी उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, क्या कहलाता है? मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, क्या कहलाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है मुद्रास्फीति, मुद्रा अविस्फीति, रिसेशन, एमोटाइजेशन। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा का दाम कम हो गया। मुद्रास्फीति होगी कब, जब मार्केट में मुद्रा ज़्यादा हो जाएगी, पैसे ज़्यादा आ जाएंगे मार्केट में और वस्तुएं कम रहेंगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हों और मार्केट में वस्तुएं कम हो, जैसे मान लीजिए ये दुकान है, इस पर 2 ही वस्तु है और ख़रीदने वाले 20 लोग आ गए, सबके पास 20-20 हज़ार रुपया है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ बेचने वाला आदमी इसको हाई से हाई रेट पे बेचना चाहेगा, क्योंकि इसके पास 2 ही है और खरीदने वाले कई लोग हैं और पैसा भी बहुत ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, जब मुद्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। ऐसे समय में मुद्रा का दाम कम हो जाता है और वस्तुओं का दाम बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात आप समझेंगे कि मुद्रास्फीति में मुद्रा का दाम कम हो जाता है और वस्तुओं का दाम बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी है और एसएससी का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, एसएससी का सीपीएसआई में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए और आपके कॉमन सेंस पे है। क्वेश्चन है, वह कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? मतलब मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है, मुद्रा का दाम कम हो जाना। अब आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से वह कौन है जिसे मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है देनदार, लेनदार, व्यापारी वर्ग, वास्तविक परिसंपत्तियों का धारक। देनदार, लेनदार, व्यापारी वर्ग, वास्तविक परिसंपत्तियों का धारक। अब कह रहा है किसे मुद्रास्फीति में सबसे अधिक हानि हो जाती है। चलिए आंसर बताते हैं, आशा करते हैं सही भी हुआ होगा आपका। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, देनदार। अब आपके समझ में आ रहा होगा कैसे देनदार, चलिए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने, जैसे ये राम है, ये श्याम है। अब इनसे थोड़ा समझते हैं। राम ने क्या किया कि राम के पास 10 क्विंटल गेहूं था। इन्होंने क्या किया कि ये गेहूं मार्केट में बेच दिया। 10 क्विंटल गेहूं था इनके पास, इन्होंने मार्केट में बेचा और इनको मिला 10,000 रुपया। 10,000 रुपया राम को मिला है 10 क्विंटल गेहूं बेचने पर। और इसी समय श्याम इनके पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें पैसा दे दीजिए, कुछ काम है, कुछ दिन बाद लौटा देंगे। अब क्या हुआ कि राम ने 10,000 रुपया श्याम को दे दिया। सोचिए, 10 क्विंटल गेहूँ बेचा और इनको दे दिया। अब क्या हुआ कि श्याम पैसा 10,000 ले गए, अपना काम कर लिए। कुछ समय बाद
मार्केट में गेहूं की कमी हो गई। मार्केट में गेहूं की कमी होगी क्योंकि गेहूं बड़े स्तर पे बिक चुका था। मार्केट में गेहूं बहुत कम था और गेहूं बहुत हाई रेट में बिक रहा था उस टाइम, क्योंकि जब जो चीज़ें कम होती वो महंगी बिकती, सिंपल सी बात है। राम ने अपना गेहूं बेच चुका था, जो राम तो अपना गेहूं बेच चुके थे। श्याम के पास कुछ गेहूं था, इनके पास मान लीजिए 2 ही क्विंटल गेहूं था, लेकिन गेहूं का रेट इतना हाई था कि ये गेहूं को 2 ही क्विंटल गेहूं बेचकर ये 10,000 रुपया कमा लिए, 10 नहीं 12,000 कमा लिए, और इसमें से 10,000 लाकर राम को दे दिए। तो सोचिए, जो चीज़ ये बेचकर 10 क्विंटल बेचकर 10,000 इकट्ठा किए थे, वही ये 2 क्विंटल बेचकर इकट्ठा किए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नुकसान किसको हुआ? इसने 10,000 रुपया जो दिया था वो 10 क्विंटल गेहूं बेचा था, और इसने जब इनको 10,000 लौटाया केवल 2 क्विंटल गेहूं बेचा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपके समझ में यहाँ से आपको समझ में आती होगी कि शुरू में जब इन्होंने बेचा था उस टाइम स्थिति सही थी, लेकिन जिस टाइम ये श्याम बेचा अपना गेहूं उस टाइम क्या हुआ? मुद्रास्फीति हो गई, मतलब कि वस्तुएं महंगी हो गई, गेहूं महंगा हो गया और वस्तुओं का दाम मतलब मुद्रा का दाम कम हो गया, मतलब ज़्यादा पैसे देकर कम गेहूँ खरीदा गया। तो जब ज़्यादा पैसे देकर कम गेहूँ खरीदते हैं तो उस स्थिति को बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो दिया था इसने 10 क्विंटल गेहूं बेचकर श्याम को 10,000 रुपया, लेकिन जब ये श्याम ने इसे लौटाया तो केवल 2 क्विंटल गेहूं बेचकर लौटा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मुद्रास्फीति के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? देनदार को, क्योंकि देनदार ने मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को सबसे ज़्यादा घाटा हो गया, क्योंकि जो चीज़ उसने 10 क्विंटल गेहूँ बेच के प्राप्त किया था वही मुद्रास्फीति के दौरान अगले ने 2 क्विंटल गेहूँ बेचकर प्राप्त कर लिया। तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, कहानी तो समझ में आ रही होगी, उसी से समझिएगा। यही होता है, मुद्रा का दाम कम हो जाने पर वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। चलिए, आज का इकोनॉमी का लास्ट क्वेश्चन है, आशा करते हैं सही करेंगे। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, तब तो जानते हो आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। ये बताते हैं कि किसके उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे, कौन सा देश पहले स्थान पे है, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण आता है। तो ये पूछा जा रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, मतलब कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग के द्वारा, उद्योग मंत्रालय के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अब आपको ये बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, वित्त मंत्रालय के द्वारा जनवरी महीने में जारी किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण आप जानते हो कौन सी चीज़ें, किस भारत का कौन सा राज्य किसके उत्पादन पहले स्थान पर रखता है, भारत में कहाँ पर किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, भारत ने कितना विदेशों से खरीदा है, कितना विदेशों में बेचा है, कौन सा देश किस में पहले स्थान पर है, ये तमाम चीज़ों का ये जो रिपोर्ट आता है ये आर्थिक सर्वेक्षण बोला जाता है, और इसे जारी करता है वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसमें से 5 थे आपके ज्योग्राफी से और 5 थे इकोनॉमी से। कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसके भी फॉर्म डाले हैं उसका सिलेबस पता करिए, और दिल लगाकर और दिमाग से पूरा पढ़ाई करिए। यही क्वेश्चन कल मैं दिखाया था, फिर से आज आपको दिखा रहा हूँ, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन से पहला क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन है, और इसमें दिया है जो ऑप्शन है पहला कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR वह राशि जिससे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं कर पाए तो कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सकें। दूसरा ऑप्शन था CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक के द्वारा अलग अलग किया जाता है। ये 2 ऑप्शन थे, पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन से देख लीजिए इसके, ये इसके ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं। आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। आपको इकोनॉमी बहुत अच्छे से बताई गई है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और कितना आंसर आया, मतलब कितना सही हुआ, ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।